नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ। आज से हम यहाँ पर क्लास 12th की वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, फिर यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, और यहाँ पर फिर डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हम हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और जो कि आने वाले लेक्चर का बेस रहने वाला है। यानी अगर आपको ये चीज़ें आज समझ में आ गई तो आगे आने वाले लेक्चर में आपको बहुत कम एफर्ट मारना पड़ेगा, या बोल सकते हैं वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या रहने वाला है, आज के हमारे इस लेक्चर के टॉपिक रहने वाले हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, वेव ऑप्टिक्स, और उसमें सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो आएगी हमारे पास क्या, नेचर ऑफ लाइट। लाइट आप सब ने देखी हुई है, आप सब ने नहीं भी देखी हुई है तो आप लाइट की वजह से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब आपके सामने ये सवाल आता है कि भाई लाइट का नेचर कैसा होता है, ये लाइट किस नेचर की होती है। इस बारे में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार कमेंट किया उनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने ये बोला कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर की होती है। और ऐसा कब बोला भाई, ऐसा बोला 1675 के आसपास। कब बोला, 1675 के आसपास न्यूटन ने बोला लाइट पार्टिकल नेचर की होती है, और उन पार्टिकल को न्यूटन ने एक खास नाम दिया और वो नाम था क्या, कॉर्पकलस। यानी न्यूटन ने ये बोला कि अगर मेरे पास ये एक मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन में इस तरह से ये फ्लैश है, अगर मैं इसका फ्लैश ऑन करता हूँ तो ये लाइट रे ऐसे, मतलब लाइट मेरे मुंह पर ऐसे पड़ रही है। अब ये लाइट जब इस फ्लैश से निकल कर मेरे मुंह तक पहुँची तो वो किस फॉर्म में पहुँची, तो न्यूटन का कहना था कि वो पार्टिकल के फॉर्म में पहुंची, और जिन पार्टिकल को न्यूटन ने एक खास नाम दिया, क्या बोला, उनको कॉर्पकलस बोला। और उसी टाइम पर जब न्यूटन एक्टिव थे तो उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट एक्टिव थे, उनका नाम था क्या, हाइगेन्स। हाइगेन्स ने ये बोला, कब बोला, आई थिंक इसके 3 साल बाद 1678 के आसपास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, हाइगेन्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाइगेन्स। हाइगेन्स ने ये बोला कि नहीं, लाइट पार्टिकल नेचर की नहीं होती है, लाइट वेव नेचर की होती है। अगेन सेम चीज, सेम वही हो रहा है, ये मेरे पास सेम लाइट है, सेम फ्लैश है। और अगर हाइगेन्स की बात मानूं, हाइगेन्स ने ये बोला कि जब लाइट इस फ्लैश से निकलकर मेरे मुंह तक पहुंच रही है तब वो वेव के फॉर्म में पहुंच रही है, पार्टिकल के फॉर्म में नहीं पहुंच रही है। यानी हाइगेन्स का ये कहना सीधे सीधे न्यूटन की बात को नकारना था। लेकिन न्यूटन उस समय अपने पीक पर थे, उनकी बात सब मान रहे थे, तो उस समय हाइगेन्स की बात को दबा दिया गया, इनकी बात को नहीं माना गया। और उस टाइम पर ये वाली जो थ्योरी है, जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, वो डोमिनेट कर गया। और कब तक किया, लगभग उसके बाद 200 साल तक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डोमिनेट में रहा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था। लेकिन लगभग 200 साल बाद एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट का नाम था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले यह प्रूफ कर दिया कि लाइट पार्टिकल नेचर की नहीं होती है, लाइट वेव नेचर की होती है। तब तो ये रहे नहीं देखने को, तब जाके जो हाइगेन्स की बातें थी, जो हाइगेन्स ने थ्योरी दी थी कि लाइट का नेचर वेव नेचर का होता है, तब जाके हाइगेन्स की बात को सही माना गया। और उस समय के बाद थोड़ा बहुत करके जो नेचर ऑफ लाइट है वो वेव नेचर वाला क्या कर गया, डोमिनेंस में आ गया। और थोड़ा बहुत ये जो इसकी बातें हैं, कौन, न्यूटन चचा की बातें हैं, ये थोड़ा सा पीछे होने लगी। भाई लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर नहीं होता है, कैसा होता है, वेव नेचर का होता है। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि लाइट का नेचर वेव नेचर का होता है, तो ये मानते हुए इस थ्योरी से हमें क्या होना चाहिए कि जो लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे जब हमने ये बोला कि लाइट का नेचर वेव नेचर का होता है, तो इस नेचर को कंसिडर करते हुए हमें लाइट का रिफ्रैक्शन, हमें लाइट का रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनको प्रूफ करना होगा। क्या वेव थ्योरी इनको प्रूफ कर पाई? आंसर है हाँ जी, प्रूफ कर पाई। इसलिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद जो वेव थ्योरी है वो डोमिनेंस में आई। लेकिन
इसी के लगभग 50 या 60 साल बाद एक बड़ी ही खूबसूरत सा हमने एक एब्जॉर्बेशन किया, यानी हमने कुछ चीज़ देखी। हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास एक ये मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट में अगर मैं कोई ऐसे रेडिएशन डालता हूँ यूँ करके, कोई भी रेडिएशन, वो यूवी रेडिएशन हो सकता है, वो विजिबल हो सकता है। मैंने क्या किया, इसमें एक रेडिएशन डाला। मैंने ये देखा कि इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकल गए और इस फिनोमिना को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उस समय तक वेव थ्योरी डोमिनेंस में थी, तो हमने क्या कोशिश करी कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और हम मुंह के बल नीचे गिरे, यानी हम इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसका मतलब अगेन वेव थ्योरी क्या कर गई, यहाँ पर मात खा गई। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 1900 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, किसने, मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैक्स प्लांक ने स्टेटमेंट क्या दिया, उन्होंने ये बोला एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो डिस्क्रीट होती है। अब जो लाइट है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब लाइट भी कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये डिस्क्रीट होती है। और मैक्स प्लांक ने ये बोला कि अगर कोई रेडिएशन या फिर लाइट जो चल रहा है वो बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चल रहा है, यानी बंडल ऑफ एनर्जी का मतलब अगेन हम कहां पहुंच गए, अभी पार्टिकल नेचर में पहुंच गए। यानी जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में चलती है और उन पार्टिकल को इस मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने बोला फोटोन। यानी लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जीज एंड दीज बंडल ऑफ एनर्जी आर नोन एज फोटोन। जो लाइट होती है वो फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी 1900 के आसपास अगेन हमारे पास क्या था, अगर ये मेरे पास इस तरह से ये फ्लैश लाइट है और ये मेरे मुंह पर ऐसे पड़ रही है तो यहाँ से फोटोन निकल रहे हैं और मेरे मुंह पर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। क्या इस थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर पाए? हाँ जी, एक्सप्लेन कर पाए। और किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने किया। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इस मैक्स प्लांक की थ्योरी की हेल्प से आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी दिया गया। अगेन हम फिर दुविधा में आ गए भाई। हमने उससे पहले के जितने भी फिनोमिनाज थे, चाहे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उन पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, उन सब को हमने वेव थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन किया था। एक ऐसा हमने कुछ फिनोमिना एब्जॉर्ब किया जिसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला। इस चीज को ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो क्या अब वेव थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई? क्या अब हम ये मान के चल लें कि भाई ये जो मेरे पास नेचर है लाइट का वो पार्टिकल नेचर का है? लेकिन अगेन दुविधा आई। क्या दुविधा आई? कि जब हमने ये बोला कि भाई लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर का होता है और ये मानते हुए हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने को गए तो हम फिर फेल हो गए। यानी यहां से क्या पता हो रहा है, मतलब हम क्या अनुमान लगा पा रहे हैं कि कुछ फिनोमिना ऐसे हैं लाइट से रिलेटेड जिनको हम वेव थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनको हम पार्टिकल थ्योरी, यानी ये बोलते हुए कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, उस थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आता है कि भाई लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल नेचर की भी होती है, साथ ही साथ वो वेव नेचर की भी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आई कि लाइट हैव डुअल नेचर। तो लाइट का नेचर कैसा होता है भाई? डुअल नेचर होता है। और ये कमेंट एक या दो दिन में नहीं हुआ, इसमें 500-600 साल लग गए ये बात कहने में कि लाइट का नेचर डुअल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस फिनोमिना को देख रहे हैं। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर का है। अगर वहीं हम रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन देख रहे हैं तो वहां पर पार्टिकल जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर का है। तो इस तरह से लाइट के डुअल नेचर होते हैं। लाइट वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन एक बार में एक ही फॉर्म में होगी। ऐसा नहीं कि यही एक ही पॉइंट पर पार्टिकल नेचर की भी है, वेव नेचर की भी नहीं, या तो पार्टिकल नेचर या वेव नेचर, यानी होगा कैसा? डुअल नेचर होगा। तो लाइट हैव डुअल नेचर। लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करना है? लाइट के वेव नेचर पर फोकस करना है, जो सबसे पहली बार किसने दिया था? हाइगेंस नाम के एक
साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था भाई? 19 आ रहा बार बार, 1678 में दिया था। ठीक है, तो फटाफट से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। ये सब आगे हम आने वाले चैप्टर में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्या था, हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक, अब हेडिंग हो जाएगी हमारे पास क्या, वेव नेचर ऑफ लाइट। ये तो हो गया नेचर ऑफ लाइट। दूसरा जो हमारा फोकस रहेगा इस पूरे चैप्टर में वो है किस पर, वेव नेचर ऑफ लाइट में। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है भाई, वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट किसने दिया था? वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी किसने बोला था लाइट का नेचर वेव होता है? भाई सिंपल सा बात है, हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट ने बोला था। और कब बोला था? 1678 में बोला था। यानी ये उसी समय पैदा हुए थे जिस समय न्यूटन पैदा हुए थे, मतलब न्यूटन के समय पर ही ये एक्टिव थे। ठीक है, अब जब इन्होंने ये बोला कि लाइट का नेचर वेव नेचर का होता है, तो एक बात तो पक्का थी, उस समय तक ये माना जाता था कि अगर लाइट को ट्रैवल करना है, अगर वेव को ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत है। क्योंकि उस समय तक हम साउंड वेव के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे कि साउंड वेव की स्पीड क्या होती है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उस समय तक हम ये बातें जानते थे। अब जब हाइगेंस ने ये बोला कि लाइट का नेचर भी वेव होता है, तो हाइगेंस लोगों ने पूछा कि भाई अगर लाइट का नेचर वेव है तो किस टाइप के मीडियम में ये लाइट ट्रैवल करेगी, ये बताओ पहले। तो हाइगेंस बड़े चालाक थे, उन्होंने बोला मैं एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ। मतलब हाइगेंस ने ऐसे आंख बंद करी और कुछ भी कमेंट कर दिया। ऐसा बोला कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक स्पेशल टाइप की मीडियम की जरूरत है, जो मीडियम इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है। और उस मीडियम का उन्होंने नाम दिया क्या, ईथर। क्या नाम दिया उस मीडियम का? एक मीडियम उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कंसिडर किया, जिस मीडियम का नाम क्या बोला उन्होंने, ईथर बोला। एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट प्रोपेगेट करती है या लाइट वेव ट्रैवल करती है, एक ऐसा मीडियम है जो इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है। और उसका नाम क्या दिया गया, ईथर नाम दिया गया। क्या एक्चुअल में ईथर नाम का कोई मीडियम होता है? नहीं होता है। ये सिंपल क्या था, हाइगेंस की एक हाइपोथेसिस थी। आंख बंद किया और कुछ भी बोल दिया कि भाई लोग बोल रहे हैं हमको मीडियम चाहिए, वेव को ट्रैवल कराना है, तो ईथर नाम का एक क्या होता है, मीडियम होता है। और कुछ और बातें बोली इसके बारे में। क्या बोला भाई कि इसकी जो इलास्टिसिटी है ना बहुत ज़्यादा है, कि जो इलास्टिसिटी है इसकी वो बहुत ज़्यादा है। इलास्टिसिटी क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है। और इसकी जो इनर्शिया है वो बहुत कम है, या डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। यानी इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। यानी ये ईथर एक ऐसा मीडियम है, उन्होंने बोला कि जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। और इस टाइप के मीडियम में जब लाइट वेव ट्रैवल करती है तो बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, बहुत तेजी से क्या करती है, ट्रैवल करती है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला, वो होता है अंडरवुड ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी। क्या होता है? अंडरवुड ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर, ये फॉर्मूला हमने डिफाइन करता है किसके लिए, साउंड वेव के लिए, या बोल सकते हैं ट्रैवलिंग वेव के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। आपने क्लास 11th में भी किया होगा। तो ये फॉर्मूला उस समय तक हमारे पास था जो कि मैकेनिक्स से आया था। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से उन्होंने एक ऐसा मीडियम डिफाइन किया या हाइपोथेसाइज किया जिसको उन्होंने ईथर बोला, जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, डेंसिटी बहुत कम होगी। इसलिए इस मीडियम में लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज वो देखते थे अपने आसपास, जैसे वो कोई बत्ती जलाते, कोई दिया जलाते ही वहाँ से लाइट रे उनके मुँह तक पहुँच जाती, या जिस ऑब्जेक्ट को वो देखना चाहते थे उस ऑब्जेक्ट तक लाइट पहुँच जाती। इसका मतलब लाइट बहुत तेज ट्रैवल करती है। अब तेज ट्रैवल करती है तो उस मीडियम का जो इलास्टिसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या किया, एक मीडियम यहाँ पर डिफाइन किया, या बोलते हैं हाइपोथेसिस किया, यानी हाइपोथेटिकल मीडियम है। ऐसा कोई मीडियम होता नहीं है। बाद में ये प्रूफ हो गया, मैक्सवेल ने ये प्रूफ कर दिया कि भाई लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी टाइप के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सिर्फ किसकी बात है, हाइगेंस ने ये बोला, लेकिन बाद में मैक्सवेल ने या और भी साइंटिस्ट ने मिलजुल कर ये बोला कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होती ही नहीं है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम टू ट्रैवल लाइट, और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जो आगे की बातें हैं, लेकिन फिलहाल हम इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो एक बात होगी कि भाई एक ईथर नाम का मीडियम यहाँ पर डिफाइन किया गया।
अब सवाल ये है कि जब लाइट रे ये ऐसे आई, देखो सो लाइट रे बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि अभी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ के आ रखे हैं, तो लाइट रे ने बोलकर हम सिंपल क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। जैसे यहाँ से ये लाइट आई यूँ करके, अब लाइट यहाँ से मेरे तक पहुँच रही है, तो हाइगेंस ने ये बोला कि लाइट जब इस सोर्स से बाहर निकल रही है तो वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिफाइन किया। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई वेव फ्रंट होता क्या है, और अगर एक बार हम वेव फ्रंट समझ गए तो किस तरह से लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है, ये समझना हमारे लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। और जब हम ये समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या समझ जाएंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास यहाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। क्या होता है भाई वेव फ्रंट, जरा समझेंगे। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप सब लोगों ने वेव देखी है, एक बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल है कि वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास एक तालाब है यूं करके, ठीक, अब इस माना ये तालाब इनिशियली कहाँ पर है, अपने नॉर्मल स्टेट पर है, कोई भी वेव उसके सरफेस पर ट्रेवल नहीं कर रही है। मैंने क्या किया, एक पत्थर लिया और यहाँ पर इसको डिस्टर्ब किया। एक पत्थर लिया यहाँ से, ऐसे पत्थर गिराया इस पॉइंट पर, और यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। अब वो डिस्टर्बेंस क्या होगा, इस तरह से इस पानी में आगे बढ़ेगा। और कैसे आगे बढ़ेगा भाई, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप सबने देखा ना मीडियम में, सॉरी यहाँ पर वाला जो मेरे पास वाटर है वैसे नीचे जाएगा, और इस तरह से जो डिस्टर्बेंस है वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसकी सरफेस पर ये वेव देखने को मिलेगी। अगर इधर को देखने को मिल रखी है तो इधर को भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ को भी ऐसे ये वेव हमें देखने को मिलेगी। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर जो मीडियम है, यानी इस समय मीडियम क्या है, वाटर है, यहाँ पर वाटर के सारे पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ 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 पर है। यहाँ पर वाटर के सारे पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और जब वेव आगे बढ़ेगी, ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं कैसा मोशन करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, या बोल सकते हैं वाइब्रेशनल मोशन करेंगे अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेशनल मोशन करेंगे। अब जरा समझना, ये तो कैसा व्यू है, इसका साइड व्यू है। साइड से मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे वेव ऐसे ऐसे देखने को मिल रही है। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, ध्यान समझना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साइड व्यू देख रहा हूं तो मुझे वेव ऐसे देखने को मिल रही है वाटर की सरफेस पर। अगर मैं इसी का टॉप व्यू देखूं, ऊपर से ऐसे देखूं, अब देखो वेव कैसे जाएगी, ऐसे जा रही होगा, मुझे क्या दिखेंगे, ऐसे ऐसे सर्कल ऐसे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। एक ऐसा उभरा हुआ सर्कल होगा और एक ऐसे धसा हुआ सर्कल होगा, फिर उभरा हुआ सर्कल, फिर धसा हुआ सर्कल, फिर उभरा हुआ सर्कल, फिर धसा हुआ सर्कल, उभरा हुआ धसा हुआ, उभरा हुआ धसा हुआ, यानी ऐसे मुझे सर्कल देखने को मिलेंगे। एक उभरा हुआ, एक धसा हुआ, एक उभरा हुआ, एक धसा हुआ, एक उभरा हुआ, एक धसा हुआ। इसके करस्पॉन्डिंग क्या सर्कल देखने को मिलेगा मेरे को, धसा हुआ। इसके करस्पॉन्डिंग उभरा हुआ सर्कल, इसके करस्पॉन्डिंग धसा हुआ सर्कल। जो मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में जा रही है बात, मैं बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग कैसा सर्कल देखने को मिलेगा, धसा हुआ। एक ऐसे पॉइंट देखने को मिलेगा जहां पर मैंने पत्थर डाला है, माना ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट मान लिया मैंने इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मुझे एक उभरा हुआ सर्कल देखने को मिलेगा, ये भी उसका पार्ट है और इसका पार्ट ये भी है। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक उभरा हुआ सर्कल है। इस उभरे हुए सर्कल में, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस उभरे हुए सर्कल में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब कहाँ है भाई, अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर ये पार्टिकल कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर ये पार्टिकल कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो इस पर जितने भी पार्टिकल हैं, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये सारे पार्टिकल कहाँ हैं उस इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हैं, और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं अब इसके नेक्स्ट सर्कल देखूंगा, वो कौन सा सर्कल होगा, ऐसे धसा हुआ सर्कल। कौन सा वाला, ये वाला। और यहाँ ऐसे है तो फिर यहाँ ये वाला सर्कल होगा, कौन सा वाला, ये वाला। धसा हुआ सर्कल कैसे बना रहा हूँ मैं, इस तरह से डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ। ये कौन सा सर्कल है भाई,
धसा हुआ सर्कल है, ठीक है, ऊपर से देखने में धसा हुआ सर्कल, ये वाला सर्कल ऐसे करके। अब इस धसे हुए सर्कल में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब के सब कहाँ की ओर होंगे, नीचे की ओर अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होंगे। यानी ये जो अगर पार्टिकल है इस धसे हुए सर्कल पर, एक पार्टिकल ये है, 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 यानी इस सर्कल पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब कहाँ हैं, अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर हैं। वो भी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो उससे पहला वाला सर्कल था इसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर हैं, वो भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब इसके नेक्स्ट बार क्या आएगा भाई, इसका नेक्स्ट बार एक ऐसा सर्कल आएगा जो क्या होगा, उभरा हुआ होगा, यानी जो ऊपर की ओर जिसमें पार्टिकल आ रहे होंगे। बना दो इस तरह से, तो ये मेरे पास इसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल होगा वो इस तरह से होगा। इस सर्कल में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब के सब अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होंगे, और वो भी किस डायरेक्शन में भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसके नेक्स्ट बात क्या होगा भाई, अगेन मेरे पास एक क्या आएगा, धसा हुआ सर्कल आएगा यूँ करके। ये मेरे पास कौन सर्कल है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन ऊपर का पार्ट दिख रहा होगा। ये मेरे पास धसा हुआ सर्कल है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल कहाँ जा रहे होंगे भाई, नीचे जा रहे होंगे, ठीक है। धसे हुए सर्कल में सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं और उभरे हुए सर्कल में सारे पार्टिकल ऊपर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब जरा समझना, इस सर्कल को देखो, इस सर्कल में या फिर इस सर्कुलर पार्ट में जितने भी पार्टिकल हैं सब के सब ऊपर की ओर आ रहे हैं और सब के सब एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन पर हैं। अगर ये नीचे को जाएंगे तो सबके सब साथ नीचे को जाएंगे, फिर सबके सब साथ ऊपर को आएंगे, सबके सब साथ नीचे को जाएंगे, सबके सब साथ ऊपर को आएंगे, सबके सब साथ नीचे को जाएंगे, सबके सब साथ ऊपर को आएंगे। और पार्टिकल का एक ऐसा लोकस जो सबके सब एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, इन पार्टिकल को हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल कहाँ हैं, सेम फेज में हैं। ये कहानी का समझ में आए तो हाँ भरो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन में या इस पर्टिकुलर सर्कल के मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम फेज में हैं। यानी अगर एक पार्टिकल ऊपर आ रहा है अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है तो सारे के सारे पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर हैं। किस लोकेशन में, इस लोकेशन में। ऐसे ही इस लोकेशन में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये पार्टिकल की एक ऐसी लोकेशन है जहां पर सब के सब पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं। ऐसे ही यहां पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम फेज में है, यहां पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम फेज में है। और अगर मेरे पास एक ऐसी लोकेशन हो यानी लोकस ऑफ पार्टिकल कि उस लोकस में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम फेज में हैं, तब हम बोलेंगे भाई वो लोकस ऑफ पार्टिकल क्या है, एक वेव फ्रंट है। ये कहानी समझ में आ रही है? फेज समझ में आया? सेम फेज का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? सिंपल भाषा में है, अगर मेरे दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, तो ये दोनों हाथ कहाँ हैं, सेम फेज में। लेकिन ऐसा हो रहा है, नाउ दे आर नॉट इन ए सेम फेज। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नाउ दे बोथ आर इन ए सेम फेज। अब देखना जरा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। यानी उभरा हुआ पार्ट क्रस्ट, धसा हुआ पार्ट ट्रफ। यानी इस क्रस्ट में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब ऊपर की ओर जा रहे हैं, इस ट्रफ में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब नीचे को जा रहे हैं, इस क्रस्ट में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब सेम फेज में हैं, इस ट्रफ में ये पार्टिकल जितने भी पार्टिकल होंगे इस ट्रफ में वो सब कहाँ होंगे, सेम फेज में होंगे। देखो ये मेरे पास क्या है भाई, ट्रफ है, ये क्या है, क्रस्ट है, बिकॉज जो उभरा हुआ पार्ट था ना, डार्क वाला क्या है, उभरा हुआ पार्ट है। इस क्रस्ट में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम फेज में हैं। ये इस ट्रफ में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम फेज में हैं। इस क्रस्ट में जितने भी पार्टिकल हैं सब के सब कहाँ है, सेम फेज में हैं। अगेन इस ट्रफ में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम फेज में हैं। यानी लोकस ऑफ पार्टिकल्स विच आर oscillate or we can say vibrate in same phase is called wave front। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो यहाँ पर, लाइन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ
वेव फ्रंट कैसे लिखेंगे, इसको मिटाऊं मैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता ही हमें क्या पढ़ना है, इसको मिटा रहे हैं और वेव फ्रंट को आगे डिफाइन कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया ना भाई तो आगे कहानी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इतना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से, लोकस ऑफ पार्टिकल, लोकस मतलब लोकेशन, लोकस ऑफ पार्टिकल्स which are vibrating in same phase is called wave front। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, वेव फ्रंट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो क्रस्ट है वो भी एक वेव फ्रंट है, जो ट्रफ है वो भी एक वेव फ्रंट है, क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब कहाँ हैं, सेम फेज में हैं। तो हम दूसरी लाइन क्या बोल सकते हैं यहाँ से, क्रस्ट एंड ट्रफ एक्ट लाइक ए वेव फ्रंट। या बोल सकते हैं ईच ट्रफ एंड क्रस्ट इज ए वेव फ्रंट। ईच, ऐसे लिखो, ईच ट्रफ एंड क्रस्ट इज वेव फ्रंट। जो ईच क्रस्ट और ट्रफ है वो भी क्या है, एक वेव फ्रंट है, इज वेव फ्रंट। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मान लिया मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, इस तरह से अज्यूम करो कि एक मीडियम में मैं हूं और उस मीडियम में मेरे पास इस तरह से एक रैंडम सरफेस है। ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है किसी एक मीडियम पर। अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस में क्या होंगे भाई, पार्टिकल्स होंगे उस मीडियम के। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ध्यान सुनना बात को, ये एक सरफेस लिया मैंने, कहाँ लिया, किसी एक मीडियम में लिया। ये जो पार्टिकल हैं ये मीडियम के पार्टिकल हैं, और अगर ये सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, देन दिस सरफेस एक्ट लाइक ए वेव फ्रंट। तो यहां से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ इस सरफेस, यहां ऐसे बोल सकते हैं, इफ वी ड्रॉ ए सरफेस in any medium and all particles of medium lying की spelling, lying on this surface vibrate in a same phase then this surface is called wave front। तब उस सरफेस को हम क्या बोल देंगे भाई, वेव फ्रंट बोल देंगे। मैक्सिमम किताबों में ये वाली डेफिनेशन लिखी रहती है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी क्या है, सही है। आप किसी एक को भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है भाई कि अगर मेरे पास एक वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे, चाहे वो सरफेस हो या फिर लोकस ऑफ पार्टिकल्स हो, वहाँ पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। सेम फेज का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि अगर एक ऊपर जा रहा है तो सारे ऊपर जा रहे हैं, एक नीचे आ रहा है तो सारे नीचे आ रहे हैं, तो दे आर इन ए सेम फेज। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है तो ये क्या हो गया भाई, हमारे यहाँ पर वेव फ्रंट हो गया। अब यहाँ पर आता है क्या, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। इसको मिटाऊं मैं, ठीक है, तो ये तो समझने वाली बात है। तो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। हमारे कोर्स में 3 टाइप के वेव फ्रंट आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और एक होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट।
समझते हैं एक एक करके कि भाई स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है और प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। तो हेड डालो क्या, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट आर 3 टाइप। पहला है हमारे पास क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसके ऊपर एक लाइन लिख लेना, डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ सोर्स, यानी जहां से लाइट आ रही है या जो सोर्स ऑफ वेव है वो किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो वेव फ्रंट है उनको कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, तब हमें जो वेव फ्रंट देखने को मिलेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। तो क्या लिखोगे यहां पर, इफ सोर्स ऑफ लाइट, इफ सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट सोर्स, इज पॉइंट सोर्स, then we get spherical wave front। स्फेरिकल वेव फ्रंट को मैंने सिंपल में WF लिख दिया, ठीक है। नाउ कहने का मतलब हुआ, मान लिया ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, तो हियर वी हैव ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इस तरह से मेरे पास एक लाइट का पॉइंट सोर्स है, ठीक। अब यहाँ जो वेव फ्रंट निकलेगा वो ऐसे हर डायरेक्शन में निकलेगा, और कैसा वेव फ्रंट निकलेगा, इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ रहा होगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह से आगे की ओर क्या करेगा, बढ़ेगा। अब वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, हाइगेंस का जो प्रिंसिपल होता है वहां पर इसी पर बात करेंगे। तो वेव फ्रंट यहां से निकला, और कैसा वेव फ्रंट है भाई, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, जो कि ऐसे रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये कैसे वेव फ्रंट है मेरे पास, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मैं यहां पर रे ऑप्टिक्स लगाता तो बताओ भाई, ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, इसको मैं लिखता हूं, तो दिस इज अवर पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। ये एक पॉइंट सोर्स है, तो यहां से रे कैसे बाहर को निकलती, इस तरह से बाहर को निकलती यूं करके। तो हियर वी हैव वे रेज इन दिस वे, तो दीज आर रेज ऑफ लाइट। लाइट की रे ऐसे बाहर निकल, मैं रे ऑप्टिक्स लगाऊं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। ये रे ऑप्टिक्स है, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर को निकल रहे हैं ये क्या है, वेव ऑप्टिक्स है, ठीक। तो जो रे ऐसे बाहर को निकल रही है कहां से, इस पॉइंट सोर्स से। और ध्यान समझने वाली बात यह है कि हर स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो सेंटर है वो कहां पर है, इस पॉइंट सोर्स पर है। अब मुझे ये बताओ फिर ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो वी ऑल नो दैट अगर ये सेंटर से लाइट रे ऐसे निकल रही हैं तो ये जो लाइट रे होंगी इस स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पर हमेशा नॉर्मल होंगी। यानी जो लाइट रेज होती हैं, ध्यान समझना बात हुआ, कनेक्ट करेंगे दोनों को, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को कनेक्ट कैसे करोगे, कि जो लाइट रे होती हैं वो हमेशा जो वेव फ्रंट होते हैं उनके परपेंडिकुलर होती है, कि लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जरूरी नहीं है कि वो वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, चाहे किसी भी टाइप का वेव फ्रंट हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, प्लेन हो, तो वहां पर हमेशा जो लाइट रे होंगी वो कैसे होंगी, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा भाई, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और कब देखने को मिलेगा, जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा होगा, पॉइंट सोर्स होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, प्लेन वेव फ्रंट। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन नहीं, उससे पहले पढ़ लेते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमें कब देखने को मिलेगा, लगाओ अनुमान लगाओ। स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें देखने को मिला कब, जब हमारा सोर्स कैसा था, पॉइंट सोर्स था। अब सवाल यह है कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमें कब देखने को मिलेगा। सेकंड है हमारे पास क्या, सेकंड पॉइंट है, यहाँ सेकंड वेव फ्रंट है, सेकंड टाइम है क्या, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, देखो इस टाइप का वेव फ्रंट हमें देखने को मिलता है जब हमारा लाइट सोर्स लीनियर हो। इफ आवर लाइट सोर्स इज लीनियर, इफ आवर लाइट सोर्स ऑफ लाइट या लाइट सोर्स इज लीनियर, लीनियर की स्पेलिंग LINEAR, देन वेव फ्रंट आर
सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, तब वेव फ्रंट कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल होंगे। मान लिया ये मेरे पास क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है और इस तरह से वेव फ्रंट बाहर को निकलेगा। किस फॉर्म बाहर को निकलेगा? इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे वेव फ्रंट बाहर को निकलेगा। तो दिस इज वेव फ्रंट। और कैसा वेव फ्रंट है भाई? ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये क्या है? लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। और ये जो मेरे पास सरफेस दिख रहा है आपको सिलेंड्रिकल, ये क्या है मेरे पास? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। तो दिस इज अवर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, अब एक बार रे ऑप्टिक्स लगाओ। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सॉरी एक हमारे पास लीनियर सोर्स है लाइट का, तो यहाँ से लाइट रे कैसे बाहर निकलेंगी? जैसे ट्यूबलाइट मान लो, तो ट्यूबलाइट ऐसे बीच में घुसा रखी है आपने, यहाँ से लाइट रे कैसे बाहर निकलेंगी? इस तरह से बाहर निकलेगी, यूं करके। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर कैसे बाहर निकलेगी? ऐसे कुछ बाहर निकल रही होगी, आंसर आज निकल रही होगी ऐसे कुछ बाहर, यूं करके। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कैसे है? नॉर्मल टू द सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल होगी हर पॉइंट पर, यानी ऐसे बाहर को निकल रही यूं करके, ऐसे करके। ठीक, अगर मैं ये सिलेंडर बनाऊँ यूं करके, मान लिया ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइटर जो निकलेंगी बाहर, कैसे निकलेंगी? ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से बाहर को निकल रही हैं। ठीक है, तो हम कह पा रहे हैं यहाँ पर अगेन कि जो लाइट रेज हैं वो नॉर्मल टू द वेव फ्रंट है। जो लाइट रे होती हैं वो वेव फ्रंट के हमेशा नॉर्मल होती हैं। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमें कब देखने को मिलता है? जब लाइट सोर्स या सोर्स ऑफ लाइट कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक है, ओके ना। अब हमारे पास थर्ड वाला, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब देखने को मिलेगा? इसको मिटाऊं मैं, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या? प्लेन वेव फ्रंट। तो इसको मिटा के चल रहे हैं, आई थिंक हो गया होगा, या फिर इधर ही लिख देते हैं। चलो यहाँ पर लिखो, थर्ड हमारे पास क्या है? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अब जरा ध्यान समझना बात को, अगर मैं इन दोनों में से किसी भी वेव फ्रंट को लार्ज डिस्टेंस पर देखूं, मान लिया मेरे पास एक ही पॉइंट सोर्स है इस तरह से, दिस इज अवर पॉइंट सोर्स, दिस इज अवर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ जो वेव फ्रंट बाहर को निकलेंगे वो कैसे होंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। अगर मैं उसका एक पोर्शन बना दूं इस तरह से, मुझे स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे देखने को मिलेगा, फिर ऐसे बड़ा सा स्फीयर, फिर 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 बड़ा सा स्फीयर। अब जब मैं इस पॉइंट से बहुत दूर चला जाऊंगा और इसे छोटे से पोर्शन में देखूंगा, इस पोर्शन को देखूंगा, तो मुझे यही स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा देखने को मिलेगा? एक प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। यानी प्लेन वेव फ्रंट कोई नया वेव फ्रंट नहीं है। इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाला वेव फ्रंट लार्ज डिस्टेंस में जाके कैसा दिखने लग जाता है? एज ए प्लेन वेव फ्रंट दिखने लग जाता है। दिख रहा है आपको? यानी ये लगभग क्या है? प्लेन तो है ना, यहां से यहां तक भी देखो आप, लगभग क्या है? प्लेन है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चले जाऊं तो इसकी जो ये प्लेन होने की संभावना है वो क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। ऐसा किसके लिए होगा? इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए भी होगा। यानी अगर हम सोर्स से बहुत दूर हैं तो वही वेव फ्रंट क्या बन जाएगा? कोई भी वेव फ्रंट क्या बन जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, चाहे वो स्फेरिकल हो या फिर सिलेंड्रिकल हो। तो जो प्लेन वेव फ्रंट हमें कहां देखने को मिलते हैं? एट लार्ज डिस्टेंस देखने को मिलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, माना हमारे पास एक सोर्स बहुत दूर है हमसे, माना कहां है? स्टार को मान लो, स्टार हमारे लिए पॉइंट सोर्स है। जब वहां से लाइट आ रही है तो जो हम तक पहुंचेगी तो हम क्या बोलते हैं? लाइट रे एक दूसरे के कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। तो अगर मेरे पास जो सोर्स है बहुत दूर है तो लाइट रे क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर मैं इन लाइट रे के करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट डिजाइन करूंगा तो वेव फ्रंट कैसा देखने को मिलेगा मुझे? प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए उसने, और इसके परपेंडिकुलर एक ही ज्योमेट्री हो सकती है, दैट इज प्लेन। तो इस तरह से हमें ये वेव फ्रंट देखने को मिलेंगे, दीज आर प्लेन वेव फ्रंट। तो इस तरह से वेव फ्रंट हमें कब देखने को मिले? व्हेन वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम सोर्स, चाहे वो सोर्स किसी भी शेप का हो, अगर हम उससे बहुत दूर हैं तब वो वेव फ्रंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। जैसे वहां से लाइट रे ऐसे आ रही थी, कहां से? मून से, सन से, ऐसे लाइट रे हम तक पहुंच रही थी, मतलब मून से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे ऐसे पहुंच रही थी,
लेकिन हमने क्या बोला कि वो कैसे आ रही है एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। क्यों बोला? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है भाई। अगर हमारे पास डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, लार्ज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो वहां से जब भी लाइट रे आती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सेम उसी तरह से जब वहां से वेव फ्रंट हम तक पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, यानी सॉरी पैरेलल नहीं, प्लेन हो जाएगा। तो वेव फ्रंट कैसा देखने को मिलेगा मुझे? प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो दीज आर प्लेन वेव फ्रंट है। ये कैसे वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, एंड दीज आर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है क्या? हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, कुछ का सभी चीज़ मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा हमारा प्रिंसिपल आने वाला है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले सारे टॉपिक इसी पर बेस्ड है, हाइगेन्स प्रिंसिपल पर। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर वो समझ आएगी चीज़ें नहीं आएंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा, आपके लिए अजीब ही सा हो जाएगा वहाँ पर। तो ये समझना आपके लिए क्या है? बेहद ज़रूरी है। मैं इसको मिटा रहा हूँ और बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेड डालो क्या? हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। पहली बार समझ में आ गया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, और समझ में आएगा ये तो पक्का है। ठीक है, बुझे कि नहीं बुझे? बुझ ही गए हो यार, बुझ तो नहीं गए? बुझना नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या? हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। वेवलेट्स भाई, सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल किस बारे में बताता है? हमने वेव फ्रंट की बात करी कि भाई ये वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया। हाइगेन्स ने ये बताया, एक प्रिंसिपल दिया, हाइगेन्स ने एक प्रिंसिपल दिया कि ये वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा। कैसे हम बोलेंगे कि वेव फ्रंट अभी यहाँ पर है और कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गया? कैसे हम इस बात को बोलेंगे कि कोई वेव फ्रंट किस फॉर्म में आगे बढ़ता है, किस तरह से आगे बढ़ता है जब किसी एक सोर्स से बाहर निकलता है? तो ये प्रिंसिपल उसी बारे में बताता है। ठीक, समझते हैं जरा क्या है। मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से कुछ लाइट बाहर को निकल रही है। और अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट होंगे वो कैसे होंगे? हमारे स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। मैं पूरा स्फीयर डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट ऐसे डिजाइन कर रहा हूँ। तो ये क्या है? पूरा ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। मैंने पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट डिजाइन नहीं किया, नहीं बनाया, मैंने इसको छोटा सा ऐसे एक पोर्शन बना दिया। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट, हाइगेन्स ने क्या बोला? पहली लाइन बोली। पहली लाइन क्या थी? कि इस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे, इस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे, वो सब के सब पार्टिकल एक नए सोर्स ऑफ लाइट के रूप में बिहेव करेंगे। ये एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट कर सकते हैं और वहां से नई वेव या सेकंड वेव या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर निकलेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? पहली लाइन क्या बोली? कि अगर मेरे पास ये एक पॉइंट सोर्स है, यहां पर ये क्या है? पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स से इस तरह से एक वेवलेट्स ये बाहर निकला। माना यहां पर जब मैंने इस वेवलेट को देखा टाइम t इक्वल टू 0 था। अब इस वेवलेट्स में, सॉरी इस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे या जितने भी पॉइंट होंगे, मैं मैथमेटिकली बना सकता हूँ, अनगिनत बना सकता हूँ, हजारों लाखों अरबों, मैं जितने भी यहाँ पॉइंट बनाऊँ, मैंने मान लिया एक पॉइंट ये है, 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 एक पॉइंट ये है। लेट अस से दिस पॉइंट इज 1 2 3 4, कुछ भी बोलते हैं, ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको ई बोल दो, इसको एफ बोल दो। अब ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिए एफ पॉइंट, यानी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ले लिए, ये 6 के 6 पॉइंट नए सोर्स ऑफ लाइट के रूप में बिहेव करेंगे और जो यहाँ से नई लाइट निकलेगी उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये जो सोर्स है, कैसे सोर्स है भाई? पॉइंट सोर्स है। अब यहाँ जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे वो किस फॉर्म में बाहर को निकलेंगे? एक स्फीयर के फॉर्म में बाहर को निकलेंगे।
और जब वो सेकेंडरी वेव बाहर को निकल रही होगी, ध्यान समझना बात को, जब इन सोर्स ऑफ लाइट से जो कि इस वेव फ्रंट में है, जब यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकलेगी, उसकी स्पीड वही होगी जो लाइट की स्पीड इस मीडियम में है। माना जब यहां से लाइट आई उसकी स्पीड v थी, यहां जब लाइट यहां से यहां तक पहुंची तो माना इस मीडियम में लाइट की स्पीड v है। नाउ इन नए सोर्स ऑफ लाइट से जो कि ए बी सी डी ई एफ है, यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी या जो नई वेव निकलेगी, यहाँ पे जो सेकेंडरी वेव निकलेगी उसकी स्पीड वही होगी जो इस मीडियम में लाइट की स्पीड है। ठीक है, ओके। अगर ठीक है तो समझो जरा बात को। माना यहां से ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकल गए, तो इस तरह से क्या हुआ, यहां से इस तरह से सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे बाहर को निकला, ठीक, यूं करके। मैंने कुछ टाइम बाद देखा, बताओ भाई, यहां से सेकेंडरी वेवलेट ऐसे बाहर को निकला, माना टी टाइम के बाद उसका जो शेप था ऐसा मुझे देखने को मिला। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे मैंने पत्थर डाला यहां पर, पहले ऐसा शेप देखने को मिला, फिर ऐसा शेप देखने को मिला, फिर यहां ऐसा बड़ा सा शेप देखने को मिला। अब बताओ भाई, यहां से डिस्टर्बेंस को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा होगा? जो इसकी वेलोसिटी है इनटू टाइम, ये तो होगा। यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 है और माना यहां अंदर t टाइम लगा, इस डिस्टर्बेंस की वेलोसिटी यहां पर कितनी है? v है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? vt होगी, नहीं होगी? यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? vt हो जाएगी। मान लिया टी टाइम के बाद डिस्टर्बेंस, यहाँ बोल सकते हो जो वेव है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, या सेकेंडरी वेव यहाँ से यहाँ पहुँच गई, या सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? इसकी रेडियस vt के बराबर होगी। अब देखो, हर सोर्स से एक साथ निकल रही है वेव, तो इसका मतलब जितनी डिस्टेंस इसने कवर करी, यहाँ से निकलने वाली वेव भी उतनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए भी क्या दिखेगी मेरे को? इस तरह से सेकेंडरी वेव ऐसे देखने को मिलेगी। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी? vt हो जाएगी। यहाँ से निकलने वाली वेव सेम टाइम पर निकल रही है, तो वो भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? vt के बराबर, और सबकी स्पीड क्या है? सेम है। तो अगेन यहाँ से निकलने वाली वेव भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? vt के बराबर। बनाओ इससे, तो ये भी डिस्टेंस कितनी कवर करी? यहाँ से यहाँ vt। इस e से निकलने वाली वेव भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? vt डिस्टेंस। मैंने दोबारा बना दिया यहाँ पर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी है भाई? vt है। इस f पॉइंट से निकलने वाली वेव भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? vt डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी भाई? vt के बराबर हो जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आई, अब मुझे ये जानना है कि भाई ये वेव फ्रंट टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था, तो टाइम t इक्वल टू t पर कहाँ पर होगा? तो बड़ा सिंपल सा बोला है इसने, क्या करो कि टाइम t इक्वल टू t पर ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं जहाँ पहुँचे हैं, उसी पॉइंट पर इनको क्या कर दो? इस तरह से एक इन्वलप खींच दो, और जो इन्वलप होगा इन सेकेंडरी वेवलेट्स के टेंजेंशियल होगा। नाउ दिस इज अवर न्यू वेव फ्रंट। ये मेरे पास क्या है भाई? न्यू वेव फ्रंट है, न्यू वेव फ्रंट है। ये मेरे पास क्या था? ओरिजिनल वेव फ्रंट। यानी इनिशियली वेव फ्रंट कहाँ पर था? यहाँ पर था। टाइम t इक्वल टू t के बाद वेव फ्रंट कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। ये मेरे पास ए बी क्या था? इनिशियल वेव फ्रंट। इसको क्या बोल दो? ए प्राइम बी प्राइम बोल दो। जो ए प्राइम बी प्राइम है वो मेरे पास क्या है? फाइनल वेव फ्रंट है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये भी तो कह सकता हूँ मैं, एक ऐसे इन्वलप यहाँ भी खींच दो ऐसे टेंजेंशियल, तो वेव फ्रंट पीछे को भी जा रहा है। नहीं, जो हम ऐसे इन्वलप खींचेंगे वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं खींचेंगे, क्योंकि एनर्जी हमेशा कैसे चलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, सोर्स यहाँ तो एनर्जी बाहर को ही आना है। ठीक है, वेव ऐसे नहीं जाएगी, वेव ऐसे बाहर को ही आएगी। तो हम हमेशा जो इन्वलप ड्रॉ करेंगे, जो नया वेव फ्रंट होगा, हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। हम बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई। एक बात दोबारा से, यहाँ पर एक एग्जाम्पल किसका लिया हमने? ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट का लिया। अब एक काम करते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की हेल्प से भी एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, या फिर प्लेन वेव फ्रंट की हेल्प से देख लेते हैं। मान लो मैं इससे बहुत दूर चला गया, जब मैं इस सोर्स से बहुत दूर होऊंगा तो मेरा यही वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। मान लिया किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर ये मेरे पास वेव फ्रंट ऐसा देखने को मिल रहा है। दिस इज अवर ए बी वेव फ्रंट एट लार्ज डिस्टेंस। यही वेव फ्रंट कैसा दिखेगा मेरे को? ऐसे प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। ये वेव फ्रंट ऐसे है,
ऐसे ये वेव फ्रंट है और आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, इसका ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज ए प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो फिर ये एवी वेव फ्रंट है, क्या बोला है हाइगेंस ने, इस एवी वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल से एक पार्टिकल ये है, 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 और थोड़ा सा करीब करीब हो गए, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। यहाँ मैंने जितने भी पार्टिकल ड्रॉ करे दे ऑल पार्टिकल एक्ट लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट, और जो यहाँ से लाइट निकलेगी या जो यहाँ से वेव निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। तो ये मेरे पास क्या है भाई, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। माना टाइम t इक्वल टू 0 पर मेरा वेव फ्रंट ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। मुझे निकालना है टाइम t इक्वल टू t पर वेव फ्रंट कहाँ होगा और कैसा होगा। तो क्या करूँगा, इनसे क्या होंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। अब मुझे क्या देखना है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स t टाइम के बाद कहाँ पर होंगी। तो अगर वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v है, तो सेकेंडरी वेवलेट्स मान लिया यहाँ पहुँची है, तो यहाँ ऐसे क्या दिखेगा मेरे को, ऐसे स्फीयर देखने को मिलेगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, vt होगी। और अगेन देखो सबसे एक साथ क्या होगी, बिकॉज ऑल आर इन सेम फेज, तो जब यहाँ से लाइट निकली उसी टाइम पर यहाँ से भी निकली, सॉरी यहाँ से अगर वेव निकली तो यहाँ से भी उस टाइम पर, यहाँ से भी उस टाइम पर, यहाँ से भी उस टाइम पर, सबसे सेम टाइम पर क्या होगा, लाइट या सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकलेंगी, तो सबका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, या सबका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा, सेम टाइम इंटरवल में। तो ये मेरे पास क्या आया, इससे निकलने वाली वेव ऐसे होगी सेकेंडरी वेव, इससे निकलने वाली सेकेंडरी वेव ऐसे होगी। ध्यान रखना सेकेंडरी वेव हर डायरेक्शन में निकलेगी, लेकिन हम इनवलप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से अगेन सेकेंडरी वेव ऐसे निकलेगी, यहाँ से सेकेंडरी वेव ऐसे निकलेगी, यहाँ से सेकेंडरी वेव ऐसे निकलेगी। सब जो डिस्टेंस कवर करेंगे t टाइम में वो vt करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है स्पीड की, इस मीडियम में v है। तो दिस इज अवर vt, दिस इज अगेन अवर vt, दिस इज अगेन अवर vt। अब मुझे t टाइम के बाद नया वेव फ्रंट चाहिए था, तो क्या करूँगा, इन सेकेंडरी वेवलेट्स में यहाँ पर एक इनवलप ड्रॉ कर दूंगा, और जो इनवलप होगा वो इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स के टेंजेंशियल होगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस तरह से एक नया सेकेंडरी वेवलेट्स, सॉरी एक ऐसे इनवलप ड्रॉ कर दिया। लेट अस से दिस इनवलप इज ए प्राइम बी प्राइम, और किस टाइम पर ड्रॉ किया है, t इक्वल टू टी पर। तो t इक्वल टू टी पर ये जो इनवलप है किसको दिखाएगा, न्यू वेव फ्रंट को दिखाएगा, या वेव फ्रंट एट टाइम t पर दिखाएगा। तो दिस इज अवर न्यू वेव फ्रंट। तो ये हमारा क्या है, न्यू वेव फ्रंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेगी भाई, लाइट रे प्रोपेगेट करेगी। अगर ये पूछा जाता कि भाई 2t पर कितना होगा, टाइम t इक्वल टू 2t पर क्या होगी पोजीशन इस वेव फ्रंट की, तो आप क्या करते, ये जो मेरे पास सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनको कब तक आगे खींचते, जब तक टाइम कितना नहीं होता, 2t नहीं होता, ठीक है। यानी अगर ये vt है तो उसका ट्वाइस हो जाता, तो कहीं इतना बड़ा सर्कल आता, तो आप फिर क्या करते यूं करके इनवलप ड्रॉ करते। अगर 3t पर पूछता तो आप 3t टाइम तक इसको आगे बढ़ाते और फिर इनवलप खींचते, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो वेव फ्रंट है वो मीडियम में आगे बढ़ता है। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या है भाई, हाइगेंस प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली। पहली बात कि किसी भी वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब के सब न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं, और जो वहाँ से नई वेव निकलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। उस सेकेंडरी वेवलेट्स की जो स्पीड है वो वही होती है जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड होती है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मुझे किसी टाइम या किसी इंस्टेंट पर नया वेव फ्रंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उन सेकेंडरी वेवलेट्स का एक एनवलप ड्रॉ कर दूंगा, और वो एनवलप उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेव फ्रंट होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि आपको इन 2 डायग्राम से साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब जो मैंने यहाँ पर 3 लाइनें बोली, इन्हीं को हम यहाँ पर एक एक करके लिख लेते हैं, फिर आज का हमारा चैप्टर, आज का हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से वो पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फटाफट से लिखेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ये हमारी हेडिंग है। तो सबसे पहले आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, या तो न्यू डिस्टर्बेंस बोल दो या फिर फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट बोल दो, एक ही बात हुई, ठीक है। फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी जो वहाँ से
लाइट निकलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव बोलते हैं। ये तो क्या हो गया, हमारा पहला पॉइंट हो गया। ये हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया, इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम चीज़ है जो मैंने अभी बोर्ड पर एक्सप्लेन किया था। सेकेंड हमारे पास क्या है, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विथ द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। यानी ये जो मेरे पास यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे निकल रहे हैं, इनकी स्पीड वही होगी जो इस मीडियम में लाइट की स्पीड रही होगी। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाई द फॉरवर्ड इन्वलप। और जो इन्वलप होगा कैसे होगा, टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। आप क्या करोगे, किसी टाइम टी पर आपको अगर नया वेव फ्रंट चाहिए तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पर उन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स का ऐसे एक इन्वलप ड्रॉ कर दोगे, और जो इन्वलप उन सेकेंडरी वेवलेट्स के टेंजेंशियल होगा। तो ये हमारे क्या है भाई, 3 इंपॉर्टेंट हाइगेंस प्रिंसिपल, तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। मैंने 3 अलग अलग पॉइंट के फॉर्म में आपको यहाँ पर लिख के दे दिए। ठीक है, तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जो कि हमारा वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर था। अगर लेक्चर समझ में आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।